Hello students, today we will start another new topic, that is receptor theories and classification of receptor, regulation of receptor and drug receptor interaction. So let's start the video. Okay, so start our presentation with the classification of receptor. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि receptor होता क्या है. So receptor are the proteinaceous molecule present on the cell wall. Receptors क्या हैं? एक तरीके के molecules हैं जो आपकी cell wall पर present रहते हैं. And receptors recognize the chemical signal and respond to endogenous messengers like hormones, neurotransmitters and other mediators to result in desired biological response. अभी क्या है कि जो आपकी सेल सरफेस है, उस सेल सरफेस के ऊपर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं और इनका काम क्या होता है, ये बाहरी जो भी आपके एंडोजीनियस मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, उनको उनके लिए रिस्पॉन्ड करता है और एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स को, मीडिएटर्स को आपकी जो भी सेल है उस सेल के अंदर तक लेकर जाता है और लास्टली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करता है. Drug also bind to these receptors and act in the form of either एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक, यानी कि जो ड्रग हैं वो आपके एक जो ड्रग हैं वो भी एक तरीके की एफिनिटी शो करते हैं रिसेप्टर्स के थ्रू और रिसेप्टर से जाकर बाइंड करके या तो फिर ये एगोनिस्टिक या फिर ये एंटागोनिस्टिक जो भी इफेक्ट है इनका, तो उसको क्या करते हैं, उसको शो करते हैं. आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स प्रोटीन्स आर डन यूजिंग दी मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स. जितने भी आपके रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स को अलग अलग की मतलब इनका क्या काम है, इनको अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना, इनका आइसोलेशन करना, प्यूरिफिकेशंस करना, ये सारे के सारे आजकल मॉडर्न जो आपकी बायोलॉजी टेक्निक्स हैं उनके थ्रू किया जाता है. तो यहाँ पर आप देखिए, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स है कि यानी जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो किस किस तरीके के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस में होते हैं. तो आपने रिसेप्टर को देख लिया. रिसेप्टर क्या होता है, दीज आर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स, और ये क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. काम का भी मैंने आपको बता दिया कि इनका काम क्या होता है, जो भी बाहरी सेल के बाहर की जो भी सिग्नल्स, जो चेंजेस वगैरह होते हैं उसको ये एक तरीके से आइडेंटिफाई करके और सेल के अंदर की तरफ ले जाकर और पूरी सेल की जो फिजियोलॉजी है उसको चेंज करके अल्टीमेट प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं. या फिर हम कह सकते हैं कि जो अगर ड्रग की फॉर्म में बात की जाए तो ड्रग को बाइंड करके और क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो भी एक्शन है उसको शो करवाते हैं. नाउ हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स की. 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स फैमिलीज हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज वेल एज द नेचर ऑफ द ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व. यानी जो आपकी क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 4 तरीके के रिसेप्टर फैमिलीज जो हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहाँ पर की गई हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका लिगैंड गेटेड आयन चैनल. लिगैंड गेटेड आयन चैनल देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पर क्या है, आपका रिसेप्टर होता है और ये रिसेप्टर के साथ में जो आपको पिंक कलर का ये मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल क्या है, कोई भी आपका लिगैंड है, ये जाकर जब रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है तो आपकी जो भी यहाँ पर एंट्री होती है रिसेप्टर में, ये रिसेप्टर के थ्रू ये एंट्री खुल जाती है एंड हाइपरपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, यानी आपकी जो भी सेल है उसके अंदर हाइपरपोलराइजेशन या फिर डीपोलराइजेशन होने लगता है, जिसके थ्रू जो भी आयंस हैं वो आपकी सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं और लास्टली सेलुलर इफेक्ट जो है वो आपको शो कर जाता है. तो दैट इज लिगैंड गेटेड चैनल, यानी लिगैंड आपका जो भी चैनल है या जो भी आपकी प्रोटीन है या जो आपका रिसेप्टर है उसके साथ जुड़ गया, उसने आयंस चैनल की आयंस की एंट्री को यहाँ पर ओपन कर दिया. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की. तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या है, देखिए यहाँ पर आपका रिसेप्टर है, रिसेप्टर के साथ में जैसे ही लिगैंड यहाँ पर जुड़ता है तो आपका जो रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, वो अल्टीमेटली एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो पहले डीएक्टिवेट होता है. जिस वक्त कोई भी रिसेप्टर्स के साथ जो मतलब कोई भी लिगैंड इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है तब तक ये ऑफ कंडीशन में रहता है, डीएक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है. जैसे ही लिगैंड यहाँ जुड़ जाता है ये एक्टिवेटेड कंडीशन में आ जाता है, या हम कह सकते हैं ये ऑन हो जाता है. ऑन होने के बाद में ये क्या करता है, सेकेंड मैसेंजर, यानी ये तो फर्स्ट मैसेंजर हो गया, फिर अपना सेकंड मैसेंजर को जाकर क्या करेगा, एक तरीके से उसको एक्टिवेट करेगा, जो कि सेल के अंदर जाकर उस इंफॉर्मेशन को देने का काम करेगा. रिसेप्टर ने तो यहाँ पर लिगैंड को जोड़ लिया, उसने इंफॉर्मेशन आपके सेकंड मैसेंजर को पहुंचा दी. सेकंड मैसेंजर फिर लास्टली क्या करता है, जो भी सेलुलर इफेक्ट होते हैं वो सेकंड मैसेंजर ही अल्टीमेटली यहाँ पर दिखाता है. तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी लिगैंड है वो जुड़ गया है और उस तरीके से आपका जी प्रोटीन जो है उसने क्या किया, जो आपका ई फॉर यहाँ पर ई फॉर जो आपका सेकंड मैसेंजर दिखाया जा रहा है, ये
क्या हो जाता है, ये ओपन में मतलब एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन यानी कि जो भी प्रोटीन है उसको बनाने का काम करेगा एंड लास्टली उस प्रोटीन के ही तौर पर आपका जो भी सेल का इफेक्ट है वो वहाँ पर दिखाई देने लगेगा। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काइनेज लिंकेज रिसेप्टर। काइनेज लिंकेज रिसेप्टर क्या है, यहाँ पर देखिए जो आपका रिसेप्टर है इसके साथ में या तो ये रिसेप्टर हो सकता है या फिर किसी तरीके का ये एंजाइम भी हो सकता है। इससे लिगेंड आकर जुड़ता है और ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन करेगा। प्रोटीन जो भी बनती है वो जीन ट्रांसक्रिप्शन कर देती है। जीन ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो लास्टली प्रोटीन सिंथेसिस करती है एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस आपकी सेल में इफेक्ट को शो करने लगता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की। न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, देखिए जो भी सेल है आपकी उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर वो रिसेप्टर प्रेजेंट है। अभी तक आपने यहाँ देखा सेल के सब बाहर की तरफ प्रेजेंट है, लेकिन जो आपका न्यूक्लियर है यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल जो होता है जब कभी भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है तो वो आपकी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करता हुआ फिर आपके रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ जाएगा और ये रिसेप्टर जीन की ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जो आपका जेनेटिक कोड है उसको चेंज करके प्रोटीन की सिंथेसिस को ही अल्टीमेटली चेंज कर देता है। जब प्रोटीन उसके हिसाब से बनने लगती है देन वो आपका जो इफेक्ट है वो भी चेंज हो जाता है, दैट इज सेलुलर इफेक्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके रिसेप्टर्स हैं, अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स अलग अलग तरीके से जाकर और आपके क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं यानी कि सेलुलर इफेक्ट को जाकर ही शो कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर आप देखिए एक और चीज, यहाँ पर टाइम स्केल दे रखा है एंड एग्जांपल्स दे रखे हैं। टाइम स्केल यहाँ पर हो गया कि कौन सा रिसेप्टर कितने सेकंड्स में या कितने मिनट्स में या फिर कितने आवर्स में काम करता है। लाइक अगर हम लिगेंड गेटेड चैनल की बात करते हैं तो ये मिली सेकेंड्स के अंदर काम करता है और एग्जाम्पल यानी कि निकोटीन और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो हो गए आपके। और सेकंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आपका सेकंड्स में काम करता है, मस्कैरिनिक या फिर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर यहाँ पर भी। एंड काइनेज जो होता है वो आवर्स में काम करता है, फॉर एग्जांपल साइटोकाइनेज रिसेप्टर। इसी तरीके से न्यूक्लियस जो आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो भी आवर्स में काम करता है, लाइक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन रिसेप्टर्स के हैं और ये अलग अलग तरीके से आपका जो भी बॉडी के अंदर है चेंजेस या फिर सेलुलर इफेक्ट का काम करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं रिसेप्टर थ्योरी एंड रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिसेप्टर थ्योरी को कि रिसेप्टर थ्योरी क्या होता है। तो रिसेप्टर आपको पता ही है कि इट इज़ अ प्रोटीनेशियस एलिमेंट फाउंड ऑन द सेल सरफेस आर कॉल्ड रिसेप्टर। जो अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि आपकी जो प्रोटीनेशियस एलिमेंट होता है जो प्रोटीन का बना हुआ होता है और सेल की सरफेस के ऊपर पाया जाता है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। और ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ सेंसिंग एलिमेंट की तरह काम करता है ये बिल्कुल भी। और आपकी जितने भी एंडोजीनियस चेंजेस होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, हार्मोन्स हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गया, इन सब को रिसीव करता है और इसकी इंफॉर्मेशन आपके सेल के अंदर तक लेकर जाता है, जिसके बाद आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नाउ सेवरल थेरापेटिकली एक्टिव ड्रग्स बिहेव आइदर लाइक agonist or antagonist on these receptor. Most of the time endogenous mediator corresponding to a receptor was discovered before the pharmacological characterization of receptor was done. अब क्या है कि कई ड्रग्स जो होती हैं आपकी वो एज अ या फिर एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट की तरह काम करती हैं। एगोनिस्ट हो गया आपका कोई जो भी आपके इफेक्ट होते हैं उनको आपके बॉडी के अंदर क्या करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। एंड एंटागोनिस्ट हो गया जो आपके बॉडी के अंदर क्या करेगा, एक तरीके से चीज़ों को एंटागोनाइज करेगा, कम करने का काम करता है। तो ये दोनों ही जो आपके सेवरल आप देख रहे हो यहाँ पर रिस्पॉन्सेज हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, जो आपकी एक्टिव ड्रग्स होती हैं, जो आपकी थेरापेटिकली एक्टिव ड्रग होती हैं, उन वो जब बाइंड हो जाती हैं आपके रिसेप्टर के साथ में तभी वो क्या करती है, इस तरीके से बिहेव शो करती है ना। फॉर एग्जांपल इन बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर एंड कैनाबिनॉइड रिसेप्टर द रिसेप्टर कैरेक्टराइजेशन इज डन आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ presumed endogenous mediator. The receptor protein are identified, isolated and purified through modern molecular biology techniques, and then the receptor specific protein is studied in which the amino acid sequence could be reduced and the specific receptor are cloned. The cloning process identify the receptor subtype and ultimately receptor families. यानी कि कह दिया है यहाँ पर इन्होंने कि बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर या कैनाबिनॉइड रिसेप्टर जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको क्या किया इन्होंने, एक तरीके से आइसोलेट कर लिया है और उसको फिर क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया
जो भी आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स है उनके थ्रू। देन उसके बाद उसको उन्होंने क्या किया, जो आपकी हूबहू जो आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है आपकी सेल सरफेस पे, उन्होंने उसको क्या कर दिया, क्लोन कर दिया और बाहर की तरफ उसको क्या किया, उन्होंने बना लिया। बाहर बनाने के बाद में इन्होंने बाहर जो भी स्टडीज़ की आपकी ड्रग और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में, तो उससे इन्हें ये पता चला कि जो भी रिसेप्टर है उसकी क्या क्या फैमिलीज़ हैं, क्या क्या सब टाइप हैं, और किस किस तरीके से आपका जो रिसेप्टर है वो हूबहू आपकी बॉडी के अंदर सेल के अंदर काम करती है। तो इस तरीके से आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके रिसेप्टर की पूरी स्टडी की जाती है। नाउ हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर की। रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर क्या है? द ड्रग इंड्यूस्ड एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ अ रिसेप्टर प्रोड्यूस अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स टू ड्रग बाइंडिंग। यानी जब ड्रग आपकी बाइंड होती है, कोई भी ड्रग सपोज, तो क्या होता है, उसका जो भी एक्टिवेशन या फिर इनहिबिशन होता है रिसेप्टर का, वो बहुत देर तक आपकी बॉडी के अंदर रहता है। मैकेनिज्म मीडिएटिंग सच इफेक्ट have very significant role because the overstimulation of receptor may either damage the cell or may be lethal for the ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से जो भी आपकी ड्रग है वो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ यहाँ पर उसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहता है आपकी बॉडी के अंदर। क्यों? अगर आप इसका, जैसे कोई भी ड्रग बाइंड हो गई है जाकर किसी भी रिसेप्टर से और वहाँ उसने ओवर स्टिमुलेशन कर दिया, किसी भी चीज़ का ओवर स्टिमुलेशन अगर हो जाता है आपका रिसेप्टर का, तो वो रिसेप्टर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा या तो आपके मतलब जो भी आयंस हैं उनकी एंट्री करा देगा आपके सेल के अंदर, या फिर किसी भी चीज़ का जो भी स्टिमुलेशन है वो ज़्यादा कर देगा, हार्मोन्स आपका बढ़ा दिया। इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो आपकी बॉडी के अंदर जो ड्रग का रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, वो लीथल हो जाएगा और आपको कि एक तरीके से हार्मफुल या फिर किसी भी सेल को डैमेज कर सकता है। तो वो तो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस इन्हीं सारी चीज़ों से कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स ना हो आपकी बॉडी के अंदर, तो रिसेप्टर को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ वेरियस ड्रग्स हैं जो कि आपकी क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को रेगुलेट करते हैं। लाइक आपकी टैकीफ्लैक्सिस जो मैकेनिज्म है, टैकीफ्लैक्सिस एक मैकेनिज्म है जिससे रिसेप्टर आपका रेगुलेट होता है। और इसमें क्या होता है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम ड्रग ऑफ अ ड्रग रिजल्ट इन अ रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द ड्रग ओवर टाइम। यानी कि टैकीफ्लैक्सिस के अंदर क्या है कि ड्रग जो है उसकी सेम डोज को समय मतलब एक टाइम के अंतराल में रिपीटेड टाइम पर दी जा रही है, दैट इज नोन एज टैकीफ्लैक्सिस। तो जिसकी वजह से आपका क्या है, अगर आपने हैवी डोज खा ली तो वो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, ओवर स्टिमुलेशन के होने के चांसेस हैं। बट अगर आप कम दवाई ले रहे हो, जो डोज है आप थोड़ा रिड्यूस करके उसको टाइमली हर टाइम इंटरवल में ले रहे हो, तो वो एक एक्शन भी दिखाएगा और इस तरीके का कोई रिस्क फैक्टर्स भी नहीं होंगे। नाउ एक डिसेंसिटाइजेशन मैकेनिज्म होती है जिसमें क्या है, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ अ रिसेप्टर टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन बाय अ ड्रग और लिगेंड। यानी कि किसी भी ड्रग या लिगेंड के थ्रू आपकी जो भी रिसेप्टर है उसको क्या कर दिया उन्होंने, उसकी एबिलिटी को डिक्रीज कर दिया या उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वो रिसेप्टर फर्दर किसी और मॉलिक्यूल को अपने से बाइंड नहीं कराएगा और उसका ओवर स्टिमुलेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, होमोलोगस डिक्रीज रिस्पॉन्ड एट अ सिंगल टाइप ऑफ रिसेप्टर। कोई भी सिंगल टाइप है रिसेप्टर का तो उसका रिस्पॉन्स कम कर दिया जाता है होमोलोगस जो भी आपकी जो ड्रग्स होती हैं उसकी यूज़ के थ्रू। हेट्रोलोगस डिक्रीज रिस्पॉन्ड एट टू और मोर टाइप ऑफ रिसेप्टर। अगर दो या दो से ज़्यादा आपके रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो हेट्रोलोगस एक तरीके से आपको जो भी मेडिसिन हैं वो ऐसी खिलाई जाएंगी जो अलग अलग पार्टिकल्स यानी अलग अलग जो उनके अंदर मैं कह सकती हूँ एक्टिव ड्रग्स होती हैं, और ये एक्टिव ड्रग क्या करेंगी, दो या दो से ज़्यादा जो भी आपके जहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनसे बाइंड होकर उन रिसेप्टर्स को उनके रिस्पॉन्स को डिक्रीज कर देंगी या फिर ब्लॉक कर देंगी। इनएक्टिवेशन लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ अ रिसेप्टर टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन बाय अ ड्रग और लिगेंड। यानी अब आपने ऐसी ड्रग का इस्तेमाल किया जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर रिसेप्टर की एबिलिटी को, मतलब जो रिसेप्टर बाइंड होने के बाद में ड्रग कॉम्प्लेक्स बना रहा था उसकी एबिलिटी को ही पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, तो वो रिसेप्टर जो है वो आपका डिसेंसिटाइजेशन यानी पूरा इनएक्टिवेट हो जाएगा, अब वो एक्टिवेट नहीं रह गया। Refractory after a receptor is stimulated, a period of time is required before the next drug receptor इंटरेक्शन कैन प्रोड्यूस एन इफेक्ट। अब रिफैक्ट्री के अंदर क्या कर रहे हैं कि जैसे ही रिसेप्टर आपका स्टिमुलेट होता है, एक टाइम है आपका पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड बिफोर द नेक्स्ट ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कैन प्रोड्यूस एन इफेक्ट। यानी आपका जो ड्रग है, जो भी आपका रिसेप्टर है वो क्या हो गया आपका
वहाँ पर एक तरीके से एक बार जब स्टिमुलेट हो चुका है तो उसे अब क्या है, सेकंड जो उसका टाइम होगा नेक्स्ट ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन जब होगा तभी वो जाकर इफेक्ट कर पाएगा। अब वो बार बार उस चीज़ को इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टरी हो गया कि मतलब एक ड्रग थी, उसने बाइंड कर दिया, बाइंड करने के बाद में उस रिसेप्टर को वो वहाँ से छोड़कर नहीं जाएगी, ताकि अब क्या है, जैसे धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी काम होगा, उसके बाद सेकेंड जो नेक्स्ट ड्रग रिसेप्टर है उसके साथ में ही उसका काम होगा, वरना वो क्या रहेगा, वो नेक्स्ट और कोई ड्रग जो है उसके अलावा उससे वहां पर जाकर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी। डाउन रेगुलेशन की बात की जाए तो रिपीटेड और persistent ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ द रिसेप्टर फ्रॉम साइट वेयर सब्सिक्वेंट ड्रग रिसेप्टर्स इंटरेक्शन कुड टेक प्लेस। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम की बात की जा रही है, जिसके अंदर ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन जो होता है वो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है, जो भी आपके रिसेप्टर साइट्स होते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है आपका, कि इस तरीके से जो डाउन रेगुलेशन हो जाता है, कि यानी आपका रिसेप्टर जो होता है वो अब एक्टिवेट नहीं रह गया, और वो आगे जाकर अगर उससे कोई भी ड्रग बाइंड भी होती है तो भी वो अपना एक्शन आगे जाकर शो नहीं करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर रेगुलेशन की थ्योरीज दे रखी हैं, अलग अलग तरीके से रिसेप्टर को हम रेगुलेट कर पाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्या होता है? इन मॉलिक्यूलर टर्म द एक्टिविटी ऑफ ड्रग इज इनिशिएटेड बाय देयर एटॉमिक लेवल इंटरेक्शन विद अ रिसेप्टर। यानी यहाँ पर क्या हो गया कि एक तरीके से जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, यानी जब ड्रग और रिसेप्टर आपस में इंटरेक्ट होते हैं देन उस पूरे जो प्रोसेस है उसको ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कहा जाता है। बिना इंटरेक्शन के तो आपका जो भी ड्रग है वो उस रिसेप्टर के साथ तो बाइंड होगा ही नहीं, और जब वो बाइंड नहीं होगा तब तक वो कॉम्प्लेक्स को ही नहीं बनाएगा। तो बाइंड होने से पहले ड्रग का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। Since the association of a small molecule with macromolecule is promoted by the stabilized by intermolecular interaction and understanding of the nature of the chemical bond and intermolecular interaction of the great interest to the medicinal chemistry। जब मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि आप देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी ड्रग के मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है, चाहे वो मैक्रो मॉलिक्यूल हो गए या आपके एक तरीके से जो छोटे मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए ड्रग के, तो इनकी जो एक तरीके से केमिस्ट्री है वो ऐसी बनाई जाती है, उनके बॉन्ड के बीच में जो बॉन्डिंग इनकी की जाती है वो ऐसी की जाती है क्योंकि आपने ऑलरेडी रिसेप्टर को स्टडी कर रखा है। जैसे रिसेप्टर थ्योरी में मैंने अभी बात की थी कि उन्होंने क्लोन करके रिसेप्टर को पूरी तरीके से रिसेप्टर की स्टडी कर ली, और देन उसके बाद जो है वो उस तरीके से ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं, ताकि इजीली जैसे ही ड्रग जाए तो वो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट ना हो, और वो जाकर अपने उस बॉन्ड के थ्रू क्या करे, जो आपका रिसेप्टर है उसके साथ में इंटरेक्शन शो करे, और इंटरेक्शन शो करने के बाद में वो सीधे उसके साथ में बाइंड हो जाए। तो इस तरीके से ये ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है। नाउ यहाँ आप देखिए स्लाइड पर डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर टाइप्स दिखाई दे रहे हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन, जिसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल है उसमें क्या है आपका कोवेलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन करवाया जाता है, और आपकी जो ड्रग है वो उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट कराया जाता है कि उसके जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो इंटरेक्ट कर जाएं आपके पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ में। नेक्स्ट आयोनिक बॉन्ड इंटरेक्शन, इसमें आयंस जो होते हैं आपके, आयंस का मतलब अब जो चार्जेस की बात की जा रही है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो जो भी ड्रग है उसको ऐसा बनाया जाता है कि एब्जॉर्ब होने के बाद में जो उनके आयंस हों वो ईजिली जाकर उस रिसेप्टर के साथ में या उस चैनल के साथ में बाइंड होकर ओपनिंग या फिर क्लोजिंग को कर पाए। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के अंदर। इसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स विद पार्टिकल partial charge separation between adjacent atom or functional group are interacting either with the each other, यानी कि जो भी आपके डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होता है उस डाइपोल डाइपोल मूवमेंट में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पार्शियली जो है वो चार्जेस देखे जाते हैं मॉलिक्यूल्स के, कि वो आपकी जो आयंस हैं उनके साथ में अपनी कंपैटिबिलिटी को बना पा रहे हैं या नहीं। मोस्ट हाईली कंपैटिबल जो होता है उसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। इस तरीके से जो भी मेडिसिन है उसको वहाँ पर बनाया जाता है ताकि रिसेप्टर के साथ में वो अपना इंटरेक्शन दिखा सके। इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन मतलब कि जितने आपकी
भी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उसके अंदर ये देखा जाता है कि वो पानी के साथ ईजिली घुलकर इंटरेक्ट करके कर जाएं और जो भी आपके वाटर मॉलिक्यूल जो आपके वाटर मतलब हाइड्रोफिलिक जो आपके रिसेप्टर्स हैं उसके साथ जाकर बाइंड हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज ट्रांसफ़र यानी कि सीटी इंटरेक्शन। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी उनके दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन को यहाँ पर पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। एंड यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जो आपके वीक डोनर एक्सेप्टर डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर जो है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को डी लोकलाइजेशन या फिर उनके अंदर आयन पेयर जो होता है वो उसका इंटरेक्शन हो सके, ताकि जो भी चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है यानी कि चार्ज आपका जो भी यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र की अगर बात की जाए जैसे ब्रेन के अंदर हम बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर क्या है आपका ड्रग जो भी काम करती है तो वो आपका जैसे सपोज कि सोडियम आयन है उसको बाहर निकाल रही है, पोटेशियम आयन को अंदर ले रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपके जो आयन्स हैं वो आयन्स क्या कर रहे हैं आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस यहाँ पर ये चार्ज ट्रांसफ़र इंटरेक्शन की बात की जा रही है कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ड्रग्स को जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो भी ड्रग एडमिनिस्टर कराई गई है उसका चार्ज ट्रांसफर इंटरेक्शन हाई हो। नेक्स्ट डिस्पर्जन एंड वेंडरवॉल इंटरेक्शन यानी कि जो डिस्पर्जन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर जो भी ड्रग है उसके जितने भी एटम्स हैं ये तो उसके अंदर क्या है कि आपकी जो भी गैसेस वगैरह भी होती हैं, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं डिस्पर्जन का काम करती हैं, पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से डिस्पर्स हो जाए, उनके वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन हो, वो भी बहुत ज़्यादा हाईली इंटरेक्टिंग हो उस जो भी आपकी रिसेप्टर है उसके साथ में, ताकि जो भी ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन हो वो वहाँ पर हो सके। एंड लास्टली जो भी आपका यहाँ पर ड्रग का जो मॉलिक्यूल है वो उस रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट होने के बाद में अपना ड्रग कॉम्प्लेक्स जो है वो बना सके और लास्टली अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो वहाँ पर जाकर साइट ऑफ एक्शन पर शो कर सके। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के बेसिस पे और ये बार बार पूछा भी जाता है। और इसके अंदर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है और जो आपकी बुक के अंदर डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, प्लस आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी स्टेप्स वहाँ पर बतानी पड़ेंगी उस एग्ज़ाम के अंदर, तभी ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट माना जाता है। क्योंकि सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म को लिखने के तरीके कई हैं, नेट पे भी दे रखे हैं और आपकी बुक में भी दे रखे हैं, बट कंप्लीट जब तक आप उसका डायग्राम बनाकर सारी स्टेप्स को वहाँ पर नहीं मेंशन करेंगे तब तक ये आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता है। सो सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये होता है क्या है सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, सिग्नल कोई भी आपका स्टिमुलस हो गया, ट्रांसडक्शन मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड मैकेनिज्म वो प्रोसेस, यानी जिस प्रोसेस में जो भी आपका सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करता है या ट्रेवल करता है तो उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरी होल प्रोसेस को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर देखिए ये जो आपको पिंक कलर की जो यहाँ पर लेयर दिख रही है, ये पिंक कलर की लेयर तो हो गई आपकी सेल वॉल, ठीक है। और इसके बाहर ये आपका एक्सटीरियर सरफेस हो गया और जिसके ऊपर आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब देखिए ये रिसेप्टर जो है वो रिसेप्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, लिगैंड जो है प्राइमरी मैसेंजर जिनको कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं और रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि जब तक वहाँ पर कोई रिसेप्टर मतलब कोई भी मॉलिक्यूल आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा तब तक वो रिसेप्टर इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है। अब जैसे ही क्या हुआ कि जो ये आपका लिगैंड है वो आया और रिसेप्टर के साथ में पहले तो इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन करने के बाद में उसने क्या किया, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है, रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स बनाया और उसके साथ में जुड़ गया। देन उसके बाद क्या है, जैसे ही ये जुड़ेगा तो जो रिसेप्टर है वो अंदर की तरफ इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगा साइटोसॉल के थ्रू, जो आपकी सेल के अंदर की अब बात की जा रही है, ठीक है। सेल के बाहर तो ये हो गया कि आपका लिगैंड जुड़ गया, सेल के अंदर क्या किया जा रहा है कि जो रिसेप्टर है अब वो इंफॉर्मेशन दे रहा है आपके सेल के अंदर, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है, यानी उसने क्या किया, जैसे ये जुड़ा और ये आपकी इंफॉर्मेशन है वो साइटोसॉल से होते हुए यानी सिग्नल ट्रांसडक्शन वाया सेकंड मैसेंजर यानी कि जो साइटोसॉल के अंदर जो आपके मैसेंजर्स प्रेजेंट हैं वो अब क्या कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं आपके टिल आपके न्यूक्लियस तक, ठीक है।
सिग्नल ट्रांसडक्शन वाया सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद में इसने दो तरीके से काम किया। एक तो सेलुलर रिस्पॉन्स, अगर सेल के बेसिस पे रिस्पॉन्स चाहिए है तो उसने सेलुलर रिस्पॉन्स कर दिया। और अगर उसको जीन मतलब अगर उसको प्रोटीन चेंज करवानी है या उसको डीएनए का चेंज करना है, तब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है, जो भी इफेक्ट है, वो आपका न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर जाकर जो आपकी डीएनए है, जो आपका जेनेटिक मटीरियल है, पूरा उसको क्या कर देगा, वहां से चेंज कर देगा। और चेंज करने के बाद में जब किसी भी सेल का, जाहिर सी बात है सेल है, उसका डीएनए चेंज हो जाएगा, तो अभी तक जो वो प्रोटीन बना रहा था, अब वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। अब तो जो चेंजेस आ चुके हैं उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी प्रोटीन बनाएगा ना। तो यहाँ क्या हो गया, वो जो लिगेंड था आपका, उसने यहाँ पर देखिए अल्टीमेटली काम कर दिया। वो बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन को लेकर आया था कि उसको किस तरीके की प्रोटीन को बनवाना है, और उसने क्या किया, रिसेप्टर के थ्रू जो है सेकेंड जो आपका मैसेंजर है उसको एक्टिवेट करके, और देन न्यूक्लियस के अंदर जाकर जो भी आपके जीन एक्सप्रेशंस हैं उनको चेंज करने के बाद में आप क्या किया, जो प्रोटीन अब बनाएगा जो भी आपका सेल, वो उसके बेसिस पर बनाना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे प्रोटीन्स बनती जाती हैं बॉडी के अंदर, उसी तरीके से उस मॉलिक्यूल के फेवर में इफेक्ट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिग्नल जो है आपका, सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म काम करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी ड्रग्स होती है, सिर्फ और सिर्फ ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं हम, अपने बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करते हैं। और जो आपकी ड्रग्स होती हैं जो हम बाहर से एडमिनिस्टर कराते हैं, वो ड्रग भी बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करती हैं। बाहर से आगे आपके रिसेप्टर को फाइंड करके, रिसेप्टर को ढूंढ के, उसके साथ में जिस भी ड्रग का ज़्यादा एफिनिटी होती है, ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है, वो ड्रग जुड़ जाता है। और ड्रग जुड़ने के बाद में आपकी सेल की जो भी अंदर की चीज़ें हैं, इंटीरियरली जो भी आपका मटेरियल होता है, उसको चेंज करके और अपने अकॉर्डिंग क्या करने लगता है, प्रोटीन को बनवाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे प्रोटीन्स बनती रहती हैं बॉडी के अंदर, तो उस ड्रग का इफेक्ट जो होता है वो वहाँ पर शो होने लगता है। दैट इज नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन mechanism. Okay, students, I hope you understood today's topic. So, prepare your notebook for further detailed content. Thank you.